नमस्कार। जवाब तो चाहिए में आपका स्वागत है, लेकिन जवाब तो चाहिए में आगे जाने से पहले एक बड़ी खबर अभी ब्रेकिंग आई है, वो पहले सुना देते हैं आपको, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उसको सिंबल जो है वो उसको देने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दिया शिवसेना का सिंबल, यानी जो तीर धनुष का जो निशान था, तीर बाण का, वो चुनाव निशान अब शिंदे गुट के पास रहेगा। चुनाव आयोग ने 8 अगस्त को दोनों ही गुटों को अपने अपने दस्तावेज सौंपने के वो कहा था, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से दस्तावेज तो सौंप दिया गया था चुनाव आयोग को, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है ये दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे, जिसके कारण से ये फैसला आना ही था। चुनाव आयोग ने दोनों दस्तावेजों को चेक करने के बाद से आधिकारिक तौर पे बयान जो आधिकारिक तौर पे धनुष और वान का जो सिंबल है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दे दिया है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, इस फैसला को उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि आखिरी रूप से, अंतिम रूप से यह जो शिवसेना का सिंबल है धनुष और वान वो किस गुट को मिलेगा। तो जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गौ हत्या करने वाले कसाईयों की हत्या का आरोप बजरंगियों पर मरने की चल रही साजिश की। भिवानी में 2 गौ तस्करों की हत्या बोलेरो में जलाकर कर दी गई थी, जिसका आरोप गौरक्षक मोनू मानेसर सहित आधा दर्जन लोगों पर मढ़ा जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि गौरक्षक बजरंगी मोनू मानेसर और उसकी टीम ने गौकसी करने वाले कसाईयों का पहले अपहरण किया, फिर मारपीट की और अंत में बोलेरो में बंद कर उसे आग के हवाले कर दिया। इन सारे आरोपों का कोई साक्ष्य या गवाह पुलिस के पास नहीं है, बावजूद इसके गौरक्षकों को आरोपी बनाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। मोनू मानेसर पुलिस को घटनास्थल पर मौजूद नहीं होने के सारे डिजिटल सबूत दे चुका है और वो सबूत हम भी आपको दिखाएंगे। बावजूद इसके उसे दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मोनू मानेसर गौ तस्करों की आंखों की किरकिरी आज से नहीं बल्कि वर्षों से बना हुआ है। मामला केवल 2 कसाईयों की हत्या का नहीं, गौ तस्करी के बिजनेस के हो रहे करोड़ों के नुकसान का है, जिसके लिए गौ तस्करों और कसाईयों की कंपनी मोनू मानेसर और गौरक्षकों की टीम को जिम्मेदार मानती है। गौरक्षक टीम के लोगों के कारण गौ तस्करों का धंधा बंद होने की कगार तक पहुंच चुका था। मोनू और उसकी टीम ने अपनी जान पर खेलकर गौ तस्करों से न केवल हजारों गौवंशों को बचाया, बल्कि दर्जनों गौ तस्करों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। इस क्रम में करीब 1 दर्जन गौ रक्षकों की जान भी जा चुकी है। राजस्थान की सीमा से सटे गुरुग्राम, मेवात और नूह के इलाकों में सबसे ज्यादा गौकसी और गौ तस्करी होती है, जिसे गौ रक्षक टीम ने काफी हद तक रोक दिया था। यही वजह है कि आज गौ तस्कर, जिसे राजस्थान और हरियाणा के कुछ शक्तिशाली नेताओं का साथ मिला हुआ है, वो सब मिलकर गौ रक्षा दल को निष्प्रभावी बनाने में लगे हुए हैं। ओवैसी ने भी इस मामले पर बिना जांच सारे आरोप मढ़ दिए हैं। आज अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या कसाईयों की हत्या के आरोप में गौ रक्षकों को आरोपी बनाना भगवा को बदनाम करने की साजिश है। गौकसी करने वालों को न्याय दिलवाने की आड़ में कहीं गौ माता के हत्यारों को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। क्या गौ माता को न्याय दिलवाने के लिए भी ओवैसी और कसाईयों के रहनुमा कभी आगे आएंगे? क्या मोनू मानेसर और गौरक्षक दल गौ तस्करों के कसाई गैंग के निशाने पर है? क्या उनकी जान को कसाईयों से खतरा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यह जो पूरा बवंडर खड़ा किया जा रही है, जो पूरी साजिश रची जा रही है, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद ओवैसी के बयान को देखेंगे और उसके बाद हम आपको यह भी दिखाएंगे कि गौरक्षा दल जो है, जो कि हरियाणा के नूह में और मेवात में काम कर रहा है और अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किए, कितने गौ माताओं की रक्षा की, कितनों के जान बचाए, ये सब आपको दिखाएगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा के भिवानी में एक जली बोलेरो में 2 गौ तस्करों के शव मिलने के मामले में हरियाणा से राजस्थान तक हड़कंप मच गया। ये दोनों गौ तस्कर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। इस मामले में गौ माता को पूर्ण समर्पित गौरक्षक मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। गौरक्षक मोनू मानेसर का कहना है कि घटना के समय वो इस स्थल पर ही मौजूद नहीं थे। बात अगर मोनू मानेसर की करें तो वो और उनकी टीम अनवरत रूप से गौरक्षा करते रहे। हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनगिनत बार मोनू मानेसर और उनकी टीम ने हजारों गौवंशों को बचाया है। मोनू मानेसर और उनकी टीम पर कई बार गौ तस्करों ने हमला भी किया है।
मोनू मानेसर का कहना है चूंकि वो गौरक्षा करते हैं और इसी कारण वो और उनकी टीम हमेशा से गौ तस्करों के निशाने पर रहे हैं। मोनू मानेसर की सक्रियता के कारण गौ तस्करों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसीलिए भिवानी मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे मामले जब मोनू मानेसर और उनकी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर गौ तस्करों से गौ माता को बचाया और हजारों गौवंशों की रक्षा की। 10 जनवरी 2023 गौवंश से भरी हुई कैंटर गाड़ी पकड़ी। 19 जनवरी 2023 गुरुग्राम में 5 गौवंश बचाए, 1 गौ तस्कर पकड़ा, पिकअप वैन में भरे थे गौवंश। 5 फरवरी 2023 टाटा 407 पकड़ी, 10 गौवंश बचाए। 1 दिसंबर 2022 बंद बॉडी कैंटर गाड़ी पकड़ी, 14 गौवंश बचाए, 1 गौ तस्कर भी पकड़ा। 5 दिसंबर 2022 मेवात में गौ तस्करों से मुठभेड़, टाटा 407 पकड़ी, 12 गौवंश बचाए। 11 दिसंबर 2022 कैंटर गाड़ी पकड़ी, 19 गौवंश बचाए। 17 नवंबर 2022 गुरुग्राम में गौ तस्करों से मुठभेड़, मोनू की टीम घायल, कई गौवंश बचाए। 8 सितंबर 2022 गौवंशों को बचाने गए गौरक्षकों पर गोलियां चलाईं। 3 अप्रैल 2022 3 गौ तस्कर मौके से पकड़े, 6 गौवंश बचाए। 3 मार्च 2022 49 गौवंश की जान बचाई, गाड़ियों में ठूस ठूस कर भरे थे ये गौवंश। इसके बाद सवाल ये उठता है कि बिना जांच के ही मोनू मानेसर को अपराधी क्यों बताया जा रहा है? क्या भिवानी मामले की आड़ में गौरक्षा की आवाज मोनू मानेसर को खामोश करने की साजिश रची जा रही है? ये रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज। तो मोनू मानेसर पे जो मामला दर्ज किया गया है उसके कोई साक्ष्य नहीं है। उसने अपने वहां घटनास्थल पर नहीं होने के सारे डिजिटल साक्ष्य जो है पुलिस को भेज दिए। बावजूद इसके पुलिस जो है उसे आरोपी बना रही है इस मामले में और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके बहाने भगवा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बजरंगियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मोनू ने कितने गौवंशों को बचाए हैं ये हमने दिखाया, लेकिन कितने सारे गौवंश ऐसे हैं जो हमारे पास उसके कवरेज नहीं है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके गौरक्षक दल जो पूरे देश में जो काम कर रहे हैं उन्होंने वहां पर गौवंशों की रक्षा की है और गौरक्षा दल जो है वो गौवंश को बचाने में सक्रिय रहा है और इसीलिए गौ तस्करों के निशाने पे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1 साल में 12 गौ रक्षकों की हत्याएं भी हो चुकी हैं, जिसके लिए कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज 2 कसाईयों की मौत का ठीकरा जो है उन लोगों पर फोड़ा जा रहा है जो गौ तस्करों को एक्सपोज कर रहे हैं, गौ माताओं को बचा रहे हैं और गौवंश को की तस्करी करने वाले कसाईयों को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है। हमारे पास कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को सुनाते हैं। प्रतिक्रियाएं जो गौरक्षा दल के जो दूसरे लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। ओवैसी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। जब कभी मेवात में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो, तो उसका जो जिम्मा है गौरक्षकों पे थोपा जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सभी तस्कर मेवात में रहने वाले हैं, एक खास समुदाय से संबंध रखते हैं। वो चाहते हैं भी जो गौरक्षक गाय की रक्षा कर रहे हैं उनको किस तरह रोका जाए। तो यही सोचकर जब भी कोई वारदात होती है तो उसको गौरक्षकों के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर जो अभी मेवात का मुद्दा हुआ है, 2 तस्कर मारे गए हैं, उनके ऊपर 4-5 तस्करी के केस भी चल रहे थे, तो वो किसी एक्सीडेंट कारण, कोई दुर्घटना के कारण जो गाड़ी जली है तो उनकी मौत हुई है, तो उसकी अगर जिम्मेवारी गौरक्षकों के ऊपर तय करी सरकार ने,
तो पूरे देश के हिंदू समाज के, संत समाज के सभी लोग एकजुट होकर सरकार का विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर गौ रक्षकों के ऊपर आंच नहीं आने दी जाएगी। जय श्री राम, जय गौ माता की। अदालत को बंद कर दीजिए। हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। इन प्रतिक्रियाओं पे और जो घटना हुई है उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। विनोद बंसल जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के। रमन मलिक जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा लाल बहादुर खारेवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और नदीम सलाम्बा है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, जो कि मेवात से ही आते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूंगा। विनोद जी, ये जो पूरी घटना हुई है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होगी। क्या आपको लगता है जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है मेवात या इसके इलाके में, पूरी तरीके से ये जो पूरा दोष जो है वो बजरंगियों पे या भगवा पे लगा दिया जाता है? क्या आपको लगता है इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है? और क्या यह जो है 2 कसाईयों की हत्या से बजरंगियों को जोड़ करके गौ माता की हत्या करने वाले को फ्री छोड़ा जा रहा है या उनके लिए एक रास्ता दिया जा रहा है? देखिए मुकेश जी, आपके माध्यम से मैं 2-3 बातें बड़ी महत्व की कहना चाहता हूं कि ये जो मेवात है, मेवात का भूगोल आपके सुधी दर्शकों को अच्छी तरह याद होगा। बिल्कुल कि ये मेवात का वो भूभाग है जिसकी एक सीमा उत्तर प्रदेश से, दूसरी सीमा राजस्थान से, तो तीसरी सीमा हरियाणा से मिलती है। 3 राज्यों का मिला जुला ये एक गठबंधन है। अब आप देखिए कि 3 राज्यों के बीच का ये जो हिस्सा है, उस हिस्से पर, पूरे हिस्से पर तबलीगी जमात का कब्जा है। आप देखिए तबलीगी जमात जो है ये वो जमात है जिसने के पिछले कुछ दशकों में ही उस मेवात क्षेत्र के 103 गांवों को हिंदू विहीन कर दिया। और आप देखिए उसमें करीब 33 गांव ऐसे हैं जहां पर के हिंदू नगण्य की संख्या में रह गया है। और आप देखिए कि वहां पर जो है लगातार हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर लव जिहाद की घटनाएं, धर्मांतरण की घटनाएं और इस तरह के हमले एक आम बन गए। हमने निकिता तोमर की बात सुनी होगी, ये भी सभी दर्शकों को पता है आपके, किस तरह से पलवल के अंदर उसको जो है ना सरेआम चाकू घोंप के मारा गया एक लव जिहादी के द्वारा। और ऐसे अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो कि वहां पर नूह, फिरोजपुर, जिरका और ऐसे जो पूरा मेवात क्षेत्र है वहां की खबरें बाहर आती नहीं है। वो तो आपके जैसा कोई जो चैनल का कोई अपना जो जाबाज रिपोर्टर है, कुछ ही रिपोर्टर है हिंदुस्तान के अंदर जो जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां की खबरें निकाल के लाते हैं। और वहां पर देखिए कि हिंदू जो है 2वें दर्जे के नागरिक की तरह बना दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विश्व हिंदू परिषद इसके लिए आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल, आपने ये आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी पूरी सीरीज चलाई थी और उसका इम्पैक्ट भी हुआ था। मैं इस घटना पे चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से गौरक्षकों को फंसाया जा रहा है या उनको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए 2 बातें हैं इस घटना को अगर देखें तो हमारा सबसे पहला बात यह है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से वो दुखदायी है, क्योंकि ये हिंदू समाज है जो कि किसी की मृत्यु पर कोई वो नहीं करता, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जो है हत्या है या जो आग लगाई गई है या आग लग गई है या किसी का षड्यंत्र है, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का मसला हो सकता है। इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद ने आज मांग की है कि इस मामले की चूंकि 2 राज्य इन्वॉल्व है इसमें, पूरी टेरिटरी में, और दूसरी बात राजस्थान की सरकार के ऊपर जो है ना वहां का समाज स्वयं विश्वास नहीं करता, तो ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि अच्छी बात हो कि सीबीआई से इसकी जांच की जाए। और जो जिस तरह का नेटवर्क वहां पूरे क्षेत्र में बन रहा है, उस नेटवर्क को उसको एक्सपोज करने के लिए एक एनआईए की जांच जरूरी है कि किस तरह से देश विरोधी गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। तीसरी बात यह कि देखिए ये वो कम्युनिटी है कि जो कि कमर में बम बांध के चलती है और फिदायीन इनके कभी भी कोई भी हो सकता है। जो 22 साल का दांत काटी दोस्ती वाला जो यार था, वो उमेश कोले वाला, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 2 मिनट में जिहादी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सीबीआई जांच, एनआईए से जांच कराने की मांग की। लाल बहादुर खारेवाल कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए, आपकी बात को भी सुन रहे हैं। खारेवाल जी, आप क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके से मामला हुआ है और जिस तरीके से गौरक्षा दल को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, क्या आपको लगता है जायज है ये? मुकेश जी, जिस तरह की ये घटना हुई है जी, हम इस घटना से पहले तो निंदा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत सारे 2 तस्करों की संतुलित करवाई है, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इससे से
संविधान से ये देश चलता है, कानून से ये देश चलता है। तो इस तरह से थोड़ा आवाज ठीक नहीं आ रही है। नाम पर एक मिनट जरा सा लाल बहादुर जी की आवाज को जरा ऑडियो ठीक करें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। तब तक मैं नदीम सलामबाब जी के पास जाना चाहूँगा, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी क्षेत्र मेवात क्षेत्र से आते हैं। नदीम जी, आप जिस तरीके से इस मामले को, चूंकि आप नज़दीक से सारे मामलों को जानते हैं, और मुझे एक जानकारी यह भी मिली है कि मेवात में एक पंचायत की गई थी, उस पंचायत में यह फैसला किया गया था कि जो भी गौकसी करता है उस इलाके में उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन पंचायत के इस फैसले को समाज ने माना नहीं वहां पर, और उल्टा जो गौकसी करने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए लीगल सहायता जो है वो पंचायत के द्वारा जो है पहुंचाई जा रही है। सर, सबसे पहले मैं आपके इस टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, कल की ये घटना है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये घटना हरियाणा के भिवानी में घटी है। भिवानी के लोहारू में, यहाँ से जैसे गोरक्षक जो दल हैं वो यहाँ आपको मेवात से दो को ले जाते हैं और वहां पर जिंदा जला देते हैं। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। कानून ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे ले जाना, मैं इस घटना की बेहद निंदा करता हूँ। और मैं गोरक्षकों का इस तरह के जो उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि गौरक्षकों ने किया ऐसा? ये क्या, अगर कसाई है तो जो गौ तस्कर है, अगर उसकी किसी भी हादसे में मौत होती है तो क्या उसके लिए गौरक्षक जिम्मेदार हैं? जब अभी तक मामले की जांच नहीं हुई है, एक हादसा हुआ है, किसी की मौत पे हम ये नहीं कह रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं उसकी, लेकिन आप उसके लिए किसी गौरक्षक को सीधे तौर पे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इसमें सीधा तौर पर जो इनका ही हाथ है 100% मैं आपको सीधा बता दूं कि ये घटना आपको वहां से ऐसे ले जाना, किसी को मारना, ये किस तरह का न्याय, ये बताइए मेरे लिए। अरे नदीम साहब, आपसे पूछ कुछ रहे, आपके लोगों ने करी, आपके लोगों में रंजिश कम थोड़ी होती है। वो जिहादी को खा जाएगा क्या? कब ये पता थोड़ी है किसी को। हिंदू समाज देखिए, जो बचाने के लिए निकला है, जो गौरक्षा के लिए निकला है, वो जो रक्षा के लिए निकला है, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। जो प्राणी की जो बिल्कुल, रक्षा के लिए और निकला है, गौ की रक्षा में 12 गौरक्षक जो हैं अपनी जान दे चुके हैं, जान जोखिम पे दे करके कितने गौवंशों को बचाया है, वो अभी हमने विजुअल भी दिखाए हैं और ये भी दिखाए। रमन मलिक जी हमारे साथ है और इस तरीके की चीजों पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, जानकारी के साथ, डेटा के साथ उनके पास तथ्य मौजूद रहते हैं। रमन जी, क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं नदीम, बिना किसी जांच के कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने ही मारा है, इस तरीके की चीजों की बात करें, क्या कहेंगे? आपका टेक क्या है? ऐसी बात पे तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ये एजेंडा है, विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने का एक एजेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बेचारा ये करके, चाहे ये हो चाहे ओवैसी हो। ओवैसी तो खैर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना हैदराबाद का विषय ना कुछ बात, विषय जो है वो हरियाणा और राजस्थान का बीच में जबरदस्ती कूद रहा है ओवैसी। उसको ये भी नहीं पता कि उसकी मियाद कहाँ खत्म होती है, जहां देखो वहां पाँव उड़ाता है। किसी दिन किसी विरले से टकरा गया तो वो पाँव को साथ लेकर चल पड़ेगा। लेकिन खैर हम उस बात को नहीं करते। मैं इस विषय के ऊपर बिल्कुल टू द पॉइंट रहना चाहता हूँ जी। इस विषय का फैक्ट बेस क्या है? इस विषय का फैक्ट बेस ये है कि एक इंसिडेंट होता है जहां एक गाड़ी जली हुई मिलती है जिसके अंदर 2 शव होते हैं। जब उसको ढूंढा जाता है कि उसका चेसी नंबर क्या है, तब पता लगता है कि राजस्थान में कहीं पे हम जो FIR है वो दर्ज हुई है इस पे, और उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करा जाता है बिना DNA रिपोर्ट के कि ये व्यक्ति कौन है। बिल्कुल, ये इस केस के फैक्ट्स हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा, जो भी महान लोग यहाँ बैठे हैं, अंतर्यामी सबके सब, कि आप ये बताएं कि मान्यवर ये कौन कौन से लोग थे जो आप उनके रिश्तेदार जो नाम बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये मेवात में रहता है, ये मानेसर में रहता है, ये वहां रहता है, ये नाम आपको किसने दिए? आप क्या साथ थे? अगर साथ नहीं थे और आप अपने परिवार की किसी बेटी से, बहू से ये बुलवाते हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, पुलिस ने साथ दिया, ये भी एक विचित्र गाथा है।
तो अगर आप साथ थे और आपके सामने हो रहा था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करा? आपको कैसे पता कि वो वहां रहते हैं, वो नहीं रहते? इसका मतलब आपकी पूर्व की कोई ना कोई रंजिश या कोई जानकारी या कुछ रहा होगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। और आपको मुकेश जी एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं, आज मैंने ट्वीट करा है। जिस व्यक्ति की वजह से उदयपुर में सरतन से जुदा हुआ, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। नुपुर शर्मा के केस में सो कॉल्ड फैक्ट चेकर था, उसने इस केस में आज जो हिमाकत करी है वो ये करी है कि आईपीएस ऑफिसर्स का नाम लेके उसके जो मोनू मानेसर की ये अपना प्रोफाइल में से फोटोज उठा के लिखा है कि वो आईपीएस ऑफिसर्स के साथ है। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स और मोनू मानेसर ने मिलकर ये कहा है। तो वो दंगा फैलवाने की बिल्कुल चेष्टा मोहम्मद जुबैर की फिर से हो रही है। फिर से। और एक चीज और भी है, ये जो मैंने कहा कि इनकी जान भी खतरे में है, क्योंकि ये भी निशाने पे हैं। इनके बारे में सारे फैक्ट्स इन लोग पहले से पता करके रखा है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं। मेरी तो इतनी सी इल्तिजा है कि भरतपुर में रहता हुआ परिवार ये कैसे जानता है कि कोई व्यक्ति, कोई 4, 5, 6, 8 व्यक्ति, उनका पता क्या है और वो कहाँ रहते हैं, वो आए उठा के ले गए। ये मतलब तो फिर जो एफआईआर दर्ज थी गुमशुदा की, उसमें ये क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये बाद में क्यों ऐड होता है? बिल्कुल, बहुत ही पॉइंट की बात आपने कही है। और मुझे लगता है लाल बहादुर खेरवाल जिसे का ऑडियो ठीक होकर बोलना भी कुछ चाह रहा है। जी लाल बहादुर जी। मुकेश जी, मेरे भाई मलिक साहब भी सभी दे रहे थे, ऐसी बातें सुन के बड़ा दुख होता है कि ये नफरत की राजनीति करने का नतीजा, मैं इसको मानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, इस तरह से देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटा है, ये उसी का नतीजा है। अरे लाल बहादुर जी, अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें कहाँ से आती हैं? चलता है ये रिश्तेदार बातों से नहीं होता। धर्म और जाति के ऊपर नेहरू ने करवाया था और प्रधानमंत्री बने थे। जारी कर दिया कि नहीं, इनको क्लीन चिट दे दिया। ये कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? अरे लाल बहादुर जी, वो इसमें दोषी है। मेरे को तो ये बताइए कि सबसे पहला बंटवारा धर्म और जाति के ऊपर 1947 में हुआ या नहीं हुआ? मेरे भाई, मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा, आपको नहीं मानो, मैंने गो तस्करों को सजा भी करवाई है, लेकिन वास्तव में वो गो तस्कर होने चाहिए। इस तरह से ये घटना हुई। हम समाचार पत्रों से पढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हम समाचार पत्रों को ही हम सब कुछ नहीं जानते, पर ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कभी इसमें बाहर आएगा कौन दोषी है। मैं पूछना चाहूंगा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये मानेंगे? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ये एरिया मेरे पास है, मैं जानता हूँ इस एरिया को। अब आप बताओ, आप कहाँ रहते हो? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बिल्कुल मेरे पास है ये एरिया। आप ये बताओ, आप कहाँ रहते हो? आपको पता भी है आप बोल क्या रहे हो? मलिक साहब, मैं हिसार में रहता हूँ, हिसार का रहने वाला हूँ। मैंने भी 2 तस्करों की सजा करवाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये। अरे आप मेवाड़ से कितनी दूर रहते हैं ये तो बताओ। आप मलिक साहब की बातों में कुछ नहीं रखा। जिस तरह का मामला देश में बना होता है, उस देश में जैसे रोमिला थापर थी ना, और वो इरफान हबीब जिसको राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था, वो चले थे राम मंदिर पे ज्ञान देने, वैसे आप वैज्ञानिक हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार, अभी 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सरकार में क्या आपने क्या किया जा रहा है? इस तरह की ये नीति की जा रही है। हमने हर कदम उठाया है, ना जस्ट हर कदम उठाया है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम राजस्थान पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। जो भी गुनहगार होगा उसको पकड़ेंगे, लेकिन इसमें यह क्या गारंटी है कि जिसको वाइडली ओल्ड फॉक्स कांग्रेस कहती है, अशोक गहलोत,
ये उसकी चली हुई चाल राजस्थान चुनाव के लिए ना हो, इसकी क्या गारंटी है बताइए? क्योंकि सत्ता के लिए कांग्रेस कहीं भी कुछ भी कर सकती है, ये फैक्ट है। आप इस तरह आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, आप 2 लोगों की हत्या हुई है, ये हत्या का तो जो गौ तस्कर AK-47 चलाने की धमकियां देते हैं, असॉल्ट राइफल चलाते हैं, जो गौ तस्कर गैयाओं को मारते हैं, गौ रक्षकों को मारते हैं, 12 मर गए तब तो आप चुप बैठे रहे, तब आपके मुंह में तो दही जमी हुई थी। अब आपका बयान देंगे घटना। अरे भाई साहब, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जब गौ तस्करों ने गौ रक्षकों को मारा तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी कि आप गौ तस्करों की आरती उतार रहे थे। मलिक साहब, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए, आगे क्या है। तो आप ये बताइए, आपने एडवोकेट होने का क्या धर्म निभाया? क्या आपने इसके खिलाफ कोई याचिका दायर करी याचिका दायर? कौन सी याचिका दायर करी है साहब? और अगर लाल बहादुर जी अगर आप एडवोकेट हैं तो जितने भी गौवंश के हत्या के आरोप में जितने लोग गिरफ्तार हुए, किसी को सजा नहीं हुई अभी तक। सजा तो दिलवाइए उनको, आप लोग तो एडवोकेट हैं, आप लोग कर सजा दिलवा सकते हैं, तो आप वो भी तो आपका फर्ज है, आप भी हिंदू हैं, आप गौ माता की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। कमीशन करवाइए, आपको मालूम चाहिए हमारे गौ रक्षक हैं, कम से कम बड़ा अच्छा काम करते हैं वो, ना तो प्रेसिडेंट है वो। चलिए, आपने कराई है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुले घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सैयद अली मेहंदी साहब हमारे साथ जुड़ गए मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सैयद साहब, इस पूरे घटना पे जिस तरीके से बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के आरोप लगाया जा रहा है गौरक्षक दल पे, बजरंग दल पे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, जितने भी केस हैं, सबसे पहले तो सबको मेरा आदाब नमस्कार। मैं कहना ये चाहता हूँ कि केस होते रहते हैं लेकिन सजा नहीं मिलती है। सजा अगर जो तो किसी भी अपराधी को मिल जाए और वक्त रहते सजा मिल जाए तो आगे अपराध करने की कोई कोशिश न करे, जरूरत न करे। लेकिन होता क्या है, एडवोकेट साहब कहते हैं हमने रिट दायर की है, SHO साहब कहते हैं हमने केस पहले एक बार सैयद साहब ये बताइए, किस अपराधी की बात कर रहे हैं? जो गौकशी करने वाले जो कसाई हैं उसके बारे में आप कह रहे हैं, या इस मामले में जो आरोपी बनाया गया है पुलिस की तरफ से, उनके बारे में कह रहे हैं? हमारा मजहब ये सिखाता है जिस मुल्क में रहना है उससे मोहब्बत करनी है और जिस मुल्क में रहना है उसके कानून को फॉलो करना है। जब आपकी बात सुन के विनोद बंसल जी मुस्कुरा रहे हैं। जब गौकशी एक अपराध है तो उसको फिर गौकशी को रोकना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। इसमें जो है किसी मजहब की कोई कैद नहीं है। अब जो लोग भी अपराध कर रहे हैं, गौकशी कर रहे हैं, उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, इंसान तक को कत्ल कर दिया जाता है और उसको सजा नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिली मिली हुई है। जब तक इस पे पूरी तरह से कार्रवाई न हो, सजा न मिले, ये लोग थमेंगे नहीं, ये लोग रुकेंगे नहीं। ये तो एक नई तरह की मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत की डेफिनेशन अलग है मुकेश जी। बिल्कुल। बताइए एक चीज, मैं लाल बहादुर जी से भी, विनोद बंसल जी आपसे, रमन मलिक जी आपसे भी करूंगा। ये जो पुलिस अपने तरीके से फ्रेम कर रही है, मोनू मानेसर और उसकी टीम को पूरी को फ्रेम कर रही है, और मोनू मानेसर की तरफ से जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जो डिजिटल सबूत दिए जा रहे हैं, क्या उसके आधार पे पुलिस अपना जो चूंकि FIR, पुलिस का कहना यह है कि FIR नामजद है, इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, हम इसलिए ढूंढ रहे हैं और जांच के बाद हो सकता है उसे हम छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि पुलिस का यह स्टैंड सही है? और नामजद किसी को जी, पुलिस को अपने हिसाब से पहले वेरीफाई करना चाहिए कि अगर इन लोगों को ये पता था कि ये नामजद लोग ही उसको उठाने गए हैं दोनों बच्चों को, तो कम से कम इन्हें वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड में देनी चाहिए थी। इन्होंने ये ऐड ऑन करी है इंफॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरा ये पूरा एक गट फील है कि ये अशोक गहलोत ने 2023-24 का जो इलेक्शन आना है राजस्थान का, उसको देखते हुए ये चाल चलवाई गई है। ये विषय पुरानी रंजिश का भी हो सकता है, क्योंकि अगर पुरानी रंजिश हो तो वो नाम होता है, और ये जो जुनैद है इसके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं। तो ये जब तक पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती, शवों का DNA टेस्टिंग नहीं हो जाती,
तब तक नामजद होना या वो एक बिल्कुल एक फ्रिवलस है, क्योंकि आपने श्रद्धा मर्डर केस में भी देखा कि जब तक डीएनए टेस्टिंग नहीं हुई तब तक बहुत सारे विषयों के ऊपर चीजें साफ नहीं हो पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं रमन मलिक जी आपसे और विनोद बंसल जी आपसे और लाल बहादुर जी आपसे भी करूंगा, क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो गौ रक्षा दल है वहां पर काफी सक्रियता से काम कर रही थी, इसलिए गौ तस्कर काफी परेशान थे कि उनको अपना काम करने में परेशानी हो रही थी, तो क्या ये फ्रेम किया जा रहा है इस तरीके से? क्या ये भी हो सकता है कि फ्रेम करके दूसरे को फंसा दो और इस तरीके की घटना और इसका पॉलिटिकल फायदा जो राजस्थान में आप कह रहे हैं वो तो अलग बात है, राजस्थान में इसका पॉलिटिकल फायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन जो गौ तस्कर की जो टीम है, जो कसाईयों की गैंग है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था मोनू मानेसर और उसकी टीम से, उसको साइड करने के लिए ये सारी गेम प्लान किया गया हो? बंसल जी। निश्चित रूप से देखिए मुकेश जी, ये कौन नहीं जानता कि ये जो तस्कर हैं या हत्यारे हैं या जिहादी हैं या कहो कभी ये देश के दुश्मन हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर के किस तरह के षड्यंत्र रोजाना रचते रहते हैं। आप देखिए नूह, फिरोजपुर, जिरका और ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जहां पर के कोई हिंदू जाने से डरता है, अगर चला गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। और ये गौ तस्करी के केसेस, गौ हत्या के केसेस और ये जो इस तरह के जो इलीगल गतिविधियां, वो आम बात है। अगर मान लो कोई इसको अगर मान लो बचाना है या अपने अपने पाप का पल्ला किसी और को झाड़ना है, तो जो नॉन नाम है जो रोजाना उनके ऊपर हावी रहते हैं उनका नाम लिखा दो, बड़ा सस्ता सा एक वो तरीका है इनका। क्योंकि मोनू मानेसर को कौन नहीं जानता उस क्षेत्र में, उन्होंने कई सारे केसेस इनको ऊपर दर्ज करवाए। आप देखिए लगभग आधा दर्जन केसेस तो राजस्थान सरकार ने खुद इसको स्वीकार किया है कि हाँ इसके खिलाफ दर्ज हैं, और इस पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था इन दो में से एक व्यक्ति के पास, और दूसरे के केस में भी कोई क्लीन चिट नहीं है उसकी। लेकिन बात यह है कि ये जो हत्यारे हैं, बेसिकली ये मैं कहता हूँ गौ तस्कर हैं, ये गौ तस्करों को बचाने का काम कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है। अब बात यह है कि देखिए ये जले या जलाए गए ये देखने वाली बात और है, आखिरकार किसके षड्यंत्र था। अभी मैं एक चैनल पर बैठा था, वहां पर एक स्टोरी और आई थी, वो आई कि भी कहीं किसी पुलिस की या किसी की गाड़ी से टकराई है गाड़ी, और टकराने के बाद में उसमें आग लगी है। तो हो सकता है कि चलते चलते टकराने के बाद वो उस गाड़ी में या तो आग लगी या किसी ने आग लगा दी, दोनों बात हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है राजस्थान पुलिस? मुझे लगता है कि इसको जांच सीबीआई से या एनआईए से जांच करानी चाहिए, और सारे पूरे इस एरिया को सैनिटाइज करके कहां पर गौ हत्या होती है, कौन कौन गौ तस्करी करता है, कौन हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और कौन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आप देखिए इतनी सारी घटनाएं होने के बाद ही तो हमने हरियाणा सरकार के पास एक प्रतिवेदन भेजा और वहां बाकायदा उनको कानून बनाने के लिए विवश किया, और हरियाणा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून भी बनाया गौ हत्या के विरुद्ध, कड़ा कानून बना। इतने कड़े कानून के बावजूद भी मेवात के क्षेत्र के अंदर गौ हत्या नहीं रुक पाई। इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे ही लव जिहाद के लिए धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून बना राज्य के अंदर, लेकिन आज तक वहां धर्मांतरण का उस कानून का उस मेवात क्षेत्र में असर नहीं है, बाकी जगह है। ऐसा क्यों भाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है और इसको ठीक से एक्सपोज करने की जरूरत है, और अपने पाप का पल्ला किसी दूसरे को झाड़ना बिल्कुल पुरानी प्रवृत्ति। बिल्कुल रमन जी, क्या आपको लगता है कि गौकसी करने वालों को या जो कसाई मारे गए हैं उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए या गौकसी करने वाले कसाईयों को न्याय दिलवाने के चक्कर में या उसकी आड़ में गौ माता के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर ये फ्रेम किया गया है तो कोई गौ हत्यारा ही जो है, कोई गौकसी करने वाला ही फ्रेम किया है इसको, तो उसको बचाने की आड़ में जो है इनको बचाया जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। मैं आपकी चैनल पे एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोल दूं, हरियाणा सरकार न्याय के अनुसार चलेगी, कानून के अनुसार चलेगी, जो कानून की परिधि पूर्ण करेगी और उससे टस से मस नहीं होगी, और निष्पक्ष जांच कराने के लिए हम हमेशा वचनबद्ध रहते हैं। हम ये मानते हैं कि किसी को भी जब तक न्यायालय नहीं बोल देता तब तक किसी को गुनाहगार बोलना, कचघरे में ठहराना गलत है। लेकिन उसके साथ साथ इस फैक्ट को भी जानते हैं कि मेवात के एरिया के अंदर जो हम बड़े मुश्किल से रिडक्शन लेकर आए हैं, हम उसको खराब नहीं होने देंगे, ये भी हमारे को करना है। और इतना भी आपको बता दूं कि ये राजस्थान में कोई नई चीज नहीं है। आपको पिछले 4 साल 5 साल में देखेंगे
तो एक वर्ग विशेष के लोगों ने राजस्थान में आतंक मचाया हुआ है और वहां की सरकार ने उन्हें खुली छूट दी हुई है। आप अगर सोशल मीडिया पे ध्यान से सर्च करना शुरू करें मुकेश जी, आपको नंगी तलवारें ले जाते हुए इसी समुदाय के लोग आपको दिखेंगे। बिल्कुल। आप हर जगह अलग अलग तन से जुदा करने वाले मिलेंगे, आपको सारे किस्म के प्राणी इनके जीव मिल जाएंगे। मैं यही कहता हूं कि अशोक गहलोत सरकार जो पाप कर रही है, जैसे इंदिरा गांधी ने 62-63 में पाप करा था गौ हत्याओं का, वैसे ही अशोक गहलोत सरकार कर रही है और अशोक गहलोत को इसी जीवन में उसके खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि इन कसाईयों को अगर आप संरक्षण देंगे तो आप भी उनके पाप में भागी हैं और उस पाप का प्रायश्चित नहीं है, गौ हत्या का प्रायश्चित नहीं है किसी। बिल्कुल बिल्कुल। लाल बहादुर जी और सैयद अली साहब दोनों से एक सवाल, चूंकि समय कम है हमारे पास, क्या जिस तरीके से मांग की जाए, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप लोग भी करेंगे सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तभी किसी को आरोपी बनाया जाए, तभी किसी को दोषी ठहराया जाए, या आप पहले से ही अपने दिमाग में सेट कर चुके हैं कि अगर कसाई की हत्या हुई है तो गौरक्षक नहीं की होगी? मुकेश जी, हरियाणा में तो राम राज्य है, अरे मलिक साहब ने कहा कि हरियाणा में राम राज्य है, और ये जो राजस्थान में है ना, वहाँ की सरकार सही काम नहीं कर रही। तो बीजेपी इन्वेस्टिगेशन की कोई बात आती है, मेरे भाई मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा, अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था इस तरह की घटनाओं को RSS अंजाम देती है, ऐसी घटनाओं को, और हमारे बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी उसकी चीज कब पहुंची है, हमेशा हुआ है ये। हरियाणा में भी ऐसी घटनाएं बहुत हुई है, हमने देखा इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किससे की जहाँ हरा पैदा किए गए हैं, और हम सब पता इस चीज का। आप क्या मुझे बात बता दें, क्या बजरंग दल के लोग अगर इसमें पाए जाते हैं तो क्या आप उसकी निंदा करेंगे? आपने हिम्मत है कि उसकी हम निंदा करेंगे? आप कर दें। अभी बता दें, अगर बजरंग दल का कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा, अगर होगा, तो क्या आप उसकी नहीं ठपकाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का केवल ये काम है लाल बहादुर जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है, वो अगर मुस्लिम होता है, तो क्या आप उसकी पीठ थपथपाएंगे? कांग्रेस पार्टी की कभी भी ऐसी मंशा नहीं, और निर्दोष को किसी को सजा हो, निर्दोष को बताया गए, ऐसी मंशा किसी भी अच्छे व्यक्ति की नहीं रहती। लेकिन आपने ये मान लिया, ये अपने आप में खतरा कर दिया। मुझे भी पूरी बात आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। दोनों तरह से प्रावधान मौजूद हैं। आपने कैसे मान लिया कि बजरंग दल के लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते? और मैं ये कहता हूँ, कैसे मान लिया बजरंग दल के लोग ही कर रहे हैं? संलिप्तता है, आपने ये कैसे मान लिया, बताओ ना। आखिरकार आपने कैसे सूंघ लिया बजरंग दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? मैंने कब कहा है? मैंने तो ये कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बजरंग दल के लोग इसमें देखिए, इसीलिए तो रमन मलिक जी कह रहे हैं जांच करा लो। बंसल जी कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ। सब तो जांच कराने की ही बात कर रहे हैं। सब आरोप तो यही है ना कि बिना जांच के आप कैसे, बिना डीएनए रिपोर्ट के आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो लाशें जली है, जो व्यक्ति की लाश है, वो उसी लोग दो कसाईयों की लाश है, कैसे कह रहे हैं आप? अगर जो वो गोकशी है तो पहले उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको भी सजा देने का हक जो है हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को है। मुकेश जी, बात यह है कि या तो देखिए, न तो भी ये पता कि जला कौन, ना ये पता कि जलाया किसने, ना ये पता कि वहां पर लाया कौन, और न ये पता कि षड्यंत्र किसका। और हम जबरदस्ती हमारी बात कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार ने पहले इन्वेस्टिगेशन से पहले कंक्लूड कर दिया कि बजरंग दल के लोग शामिल हैं। ये थोड़ी चलेगा यार। बिल्कुल इस तरीके से बात नहीं। हमारे पास समय की कमी है। मेरे ख्याल से एक जो विजुअल है, अगर मैं अपनी टीम से कहूंगा पीछे वो विजुअल अगर आ गया हो, जो मोनू मानेसर अपने घर का विजुअल, जिस दिन की ये घटना है उस दिन वो अपने घर पे हैं, ये उनके घर का विजुअल है, जिस दिन कि ये घटना है उस दिन के विजुअल है ये, और इसका पूरा डिजिटल साक्ष्य है कि मोनू मानेसर अपने घर पे मौजूद है। ये उनके घर के सीसीटीवी फुटेज का ये मामला है और इनको मढ़ा जा रहा है उसी केस में। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों से ऐसा लगता है कि फ्रेम किया जा रहा है जबरदस्ती मोनू मानेसर और बजरंगी जो
जो बजरंगी हैं उनको फ्रेम किया जा रहा है इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है इस सब के पीछे, जिसमें हो सकता है राजस्थान सरकार की संलिप्तता हो, गौ तस्करों की संलिप्तता हो, क्योंकि सभी के अपने अपने फायदे इसमें नजर आ रहे हैं कि इसमें अगर आप मोनू मानेसर और बजरंगी को फंसा दो, गौरक्षा दल को फंसा दो, तो उसमें आप दोनों की यानी कांग्रेस की और जो गौ तस्कर है उन दोनों की मंशा जो है इसमें सिद्ध होती है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए रमन मलिक जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, और नदीम सलामा कुछ देर के लिए जुड़े थे आपका भी, सैयद साहब आपका भी, और लाल बहादुर खातेवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन गौ तस्करी में लगे हुए कसाईयों की मौत पर जितना बवाल मचाया जा रहा है और जिस तरीके से गौ रक्षकों को उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के, उसका विरोध शुरू हो गया है। और जब तक जांच नहीं होती है तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और हरियाणा पुलिस और जो राजस्थान की सरकार है, दोनों से अपील है कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि दोषी को सजा हो तो आप इस पर निष्पक्ष जांच कराएं। सीबीआई जांच करवाने की मांग राजस्थान सरकार कर सकती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि मोनू मानेसर ने अपनी तरफ से वो सारे डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं जो ये साबित करता है कि घटना स्थल पे उसका जब ये घटना हुई थी उसके आसपास मीलों मीलों तक कहीं ना तो वो थे और ना ही उनकी कोई टीम थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।